Hello students, how are you? As you can see, today we are going to start our chapter 16, more about light. Okay? So, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे चैप्टर का नाम मोर अबाउट लाइट क्यों है? इसका नाम लाइट भी तो हो सकता था, तो मोर अबाउट लाइट क्यों है? सोचिए, चलिए देखिए, इसका नाम मोर अबाउट लाइट इसलिए है क्योंकि हम लाइट के बारे में और जानना चाहते हैं। इसका मतलब हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये इसका नाम इसलिए इसका नाम मोर अबाउट लाइट इसलिए है क्योंकि हम लाइट के बारे में चैप्टर क्लास 6 में भी पढ़ा था, क्लास 7 में भी पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में। इसका मतलब हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है मोर अबाउट लाइट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। ओके, तो लाइट क्या है, तो आपको पता है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम ऐसे कमरे में बंद हो जाएं जहां बिल्कुल भी लाइट ना हो, या अगर हम किसी फॉरेस्ट में किसी जंगल में जा कर के मतलब वहाँ पर अगर हम नाइट में रुकें, अगर हम वहाँ पर, ठीक है, जंगल में, तो वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं हो, ठीक है। इवन जो मून है, मून की भी लाइट अगर वहाँ पर ना हो तो हम बिल्कुल भी अपने आसपास क्या है वो बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब लाइट एक एनर्जी है जो हमें क्या करती है, देखने में हेल्प करती है, ठीक है। इट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, इट मीन्स हम लाइट की डेफिनेशन देख चुके हैं कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट इज द form of energy which help us to see objects, ठीक है। यानी कि लाइट क्या है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एनर्जी, साउंड भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। बिल्कुल उसी तरीके से लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो एनर्जी, लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करता है। उसी तरीके से साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो लाइट हमें समझ में आ गया। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट। हाँ जी, तो नेचर ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट जो आपका टॉपिक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें लाइट के ही डेफिनेशन पढ़नी है, जिसमें हमने देख चुके हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा रिफ्लेक्शन। क्या आता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए, तो अब क्या मीनिंग है भाई रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन का इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक बॉल है, ओके। अब मैंने बॉल को क्या किया, एक बॉल पर मारा, तो वो बॉल क्या होगी, टकरा करके वापस मेरे पास आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से लाइट के साथ भी ऐसा होता है। मान लीजिए कि मेरे पास ये लेज़र लाइट है, ठीक है, तो लेज़र लाइट यहाँ से गई, इससे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके वापस अपने ही मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे अपन, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कैसे, बाउंसिंग बैक, यानी कि बाउंस होकर के, स्ट्राइक होकर के वापस चली जाए। तो जब बाउंसिंग बैक हो जाए किसका, लाइट का, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सेम मीडियम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ से अभी लेजर लाइट ऑन की, ठीक है, तो लाइट गई, तो ये कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, एयर में ट्रैवल कर रही है। किस जगह पर ट्रैवल कर रही है, एयर में, तो ये एयर में ट्रैवल कर रही है,
उसके बाद यहाँ पर ये क्या आ गया, एक बोर्ड आ गया। बोर्ड क्या एयर है क्या, नहीं, तो ये एक अलग मीडियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक करके वापस, अब जब इससे स्ट्राइक होने के बाद लाइट वापस कहाँ चली गई, वापस एयर में चली गई, यानी कि सेम मीडियम में चली गई। एयर से आई थी और एयर में ही चली गई, सेम मीडियम में चली गई। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए इसका डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे कि इमेजिन इट इज अ कार्डबोर्ड, कोई लाइट रे आ रही है, इस तरह से स्ट्राइक होकर के वापस चली गई। ठीक है, ये यहाँ से लाइट रे आई है, स्ट्राइक होकर के इधर चली गई। ठीक है, तो इस वाली लाइट रे को जो कि सोर्स से निकल करके आ रही है, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, क्या कहेंगे हम इसे, इंसिडेंट रे, और इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि ये लाइट जो है, ये वाली रे जो है वो क्या हुई है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस अपने मीडियम में चली गई। तो ये जो आई है इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई, इसीलिए इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब हमें ये मेजर करना है, हमें ये मेजर करना है, जैसे कि मान लीजिए अब ये एक कार्डबोर्ड है। ओके, ये कार्डबोर्ड है, इसको हम इस तरफ से देख रहे हैं। ओके, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, चलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें मेजर करना है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, ये किस एंगल पे आ रही है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारे पास जिससे हम मेजर कर रहे हैं वो दो हो गई, दो अलग अलग चीज़ हो गई। ठीक है ना, यानी कि हमारा ओरिजिन जो है वो दो अलग हो गया, एक ये वाली लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। हमें दो अलग अलग ओरिजिन से मेजर करना पड़ रहा है, इसीलिए हम ये जो हमारा कार्डबोर्ड है इसको मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ओरिजिन हो जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक ही ओरिजिन, हमें क्या चाहिए, एक ही ओरिजिन चाहिए, एक ही रेफरेंस प्लेन चाहिए, है ना, हमें एक रेफरेंस चाहिए। उसके लिए हम एक लाइन, इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, जो कि क्या होती है, ये जो कार्डबोर्ड है हमारा, इस कार्डबोर्ड से 90 डिग्री पर होता है ये। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये। ठीक है, तो अब इसको हम मानते हैं 0 डिग्री पर। क्या मानते हैं, 0 डिग्री पर, क्योंकि ओरिजिन हमेशा कहाँ पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से मेजर किया है इसको, यहाँ से, और इसको हम मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो ओरिजिन वाली लाइन है, यानी कि हमारा जो नॉर्मल है, इससे जो हमने एंगल मेजर किया है, किसका, इंसिडेंट रे का। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इस एंगल को हमको नाम देना पड़ेगा। तो इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल से जब हम इसको मेजर कर रहे हैं, किसको, रिफ्लेक्टेड रे को, इसका एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इस एंगल को नाम दे देंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दोनों एंगल है ये हमेशा इक्वल होंगे या डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के हमारे पास क्या है, लॉज हैं। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके,
हाँ जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कितने लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के? रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप जब भी, जैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये कार्डबोर्ड है और जिस ये लाइट, मान लीजिए कि ये जो एंगल है 30 डिग्री का है। ओके, यहाँ से ये कितना है? 30 डिग्री है, और ये इधर मेजर करेंगे तो ये भी 30 डिग्री आएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज कर दूँ, इस तरीके से कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए ये हो जाता है 80 डिग्री। ओके, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसका एंगल चेंज करोगे, जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे का एंगल चेंज करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका चेंज होता रहेगा। आप इसको कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल है और इस 0 डिग्री से मैंने ओनली क्या किया? 10 डिग्री पर ही मैंने ओनली जो इंसिडेंट एंगल है वो मैंने कितना बना दिया? 10 डिग्री का बना दिया। यानी कि मैंने 10 डिग्री पर इंसिडेंट कर दी इंसिडेंट रे को, तो ये इससे स्ट्राइक होने के बाद वापस कितने डिग्री पर जाएगा? 10 डिग्री पर ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसका एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ये एंगल कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 20 हो और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 10 हो जाए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपका यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज equal to the angle of reflection. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑलवेज। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका? ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? अब आप इमेजिन कीजिएगा जैसे कि मेरे पास ये बुक है। ओके, ये बुक है। ठीक है, आप इसको मिरर मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया? लाइट इंसिडेंट करवाई, स्ट्राइक होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाए, या इंसिडेंट होकर के इधर आ जाए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेम प्लेन में होना। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, इंसिडेंट होकर के स्ट्राइक होकर के क्या हो जाएगी? बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक होकर के जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक प्लेन है। ठीक है, या इसको एक पेपर मान लीजिए या एक बोर्ड मान लीजिए। ठीक है ना, जैसे कि इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे मैंने मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने इस बोर्ड के एकदम टच करके मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई है तो जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी हमेशा कैसे ही जाएगी? बिल्कुल, अगर ये बोर्ड के टच होकर के जा रही है तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बोर्ड के ही टच होकर के जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो थोड़ा बाहर या अंदर की तरफ चली जाए। ठीक है, तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होती है उसी प्लेन में क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेन हो गए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं? हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। बट यहाँ पर हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अलावा भी हमें किसको याद रखना है? नॉर्मल को भी याद रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन।
अंडरस्टूड। ये तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो बोर्ड के टच होकर के आ रहे हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक होने के बाद बोर्ड से टच होकर के जा रही है, लेकिन नॉर्मल ऐसे बन जाए, ठीक है ना। तो नॉर्मल ऐसे बन जाएगा तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। इसीलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में होते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमारा सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारे क्या हो गए, दो लॉज हो गए। ये लॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 10th तक भी आएंगे, 10th क्लास में भी आएंगे। ये दोनों लॉज बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल भी अलग इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सेम टू सेम ये लॉज आपके 10th क्लास तक रहेंगे। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास इधर एक प्लेन है और यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो आप ही मुझे बताएं कि दोनों में से किसकी सरफेस स्मूथ होगी और किसकी सरफेस रफ होगी। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा कि जो कार्डबोर्ड है इसकी सरफेस क्या है, रफ है। ओके, चलिए या इसको मैं थोड़ा और रफ दिखा दूंगा आपको, है ना, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, कोई बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो कैसे आएगी, हमेशा पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, पैरेलल, इस तरीके से। तो ये लाइट रेज आ रही हैं, तो स्मूथ सरफेस में क्या होता है, ये जैसे कि मान लीजिए कि मिरर है, तो इसकी सरफेस कैसी है, एकदम स्मूथ है। तो लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो स्ट्राइक होने के बाद भी कैसे जाएगी, पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज हैं, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल आ रही है तो ये पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी होगी, पैरेलल ही होगी। इसी को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यही काम अगर हम यहाँ करें, ठीक है, ये क्या है, कोई बल्ब है, लाइट रेज आ रही है, ये देखिए ये पैरेलल है, सब एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल लाइट रे हैं, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस रफ सरफेस पर जब ये टकराएगी तो क्या होगा, ये अलग चली जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो लाइट रे इंसिडेंट तो कैसी हो रही है, एकदम पैरेलल हो रही है। इंसिडेंट तो कैसी हो रही है, एकदम पैरेलल। लेकिन रिफ्लेक्ट होने के टाइम पर ये क्या, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है क्या, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ओके, तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल आए और पैरेलल ना जाए तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए, इंसिडेंट रे अगर कैसी है, पैरेलल है, और स्ट्राइक होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी हो, पैरेलल हो। इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी हो, पैरेलल हो, तो क्या होगा, इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और अगर आपकी इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद अगर वो क्या नहीं हुई, पैरेलल नहीं हुई, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए
अब स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक डाउट होता है, वो बच्चे जब उनको पूछता हूँ बताइए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बच्चे बोल देते हैं कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते, ठीक है। ऐसा वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो लॉ है ये हमेशा क्या करेगा, अप्लाई होता है, हमेशा अप्लाई होता है। इस वाले केस में भी क्या है, रिफ्लेक्शन ये वाला लॉ अप्लाई करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि नॉर्मल, अब देखिए सरफेस कैसा है, ये सरफेस है, ठीक है, तो नॉर्मल बनाएंगे इसके ऊपर 90 डिग्री का, ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल होगा, तो ये एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस वाले केस में ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, इसके 90 डिग्री पे क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल बनाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। इस केस में ये सरफेस है, ठीक है, तो इसके क्या करेंगे हम, नॉर्मल बनाएंगे 90 डिग्री पर, ओके। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ हमेशा काम करेगा, इसमें तो काम कर ही रहा है, दिख ही रहा होगा आपको। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है कि इनकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, सबका प्लेन सेम है, तो सबके लिए नॉर्मल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, इस तरीके से। तो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो तो इसमें आराम से दिख जाएगा हमको, है ना। बट इसमें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।